हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपनी 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में। और इस समय हम लोग आर्टिकल सीरीज़ कर रहे हैं। 5 आर्टिकल सीरीज इरादतन नहीं किया हम लोगों ने, बाई चांस हो गया, क्योंकि झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व कराना था। और झारखंड पीसीएस के क्वेश्चन आए ही ऐसे हैं जिसमें 70 to 90% आर्टिकल हैं, और इसी बहाने आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवीजन हो जा रहे हैं। आपके कमेंट्स को मैंने देखा, कुछ विद्यार्थी उसमें कह रहे हैं सर यूके पीसीएस का भी पेपर हुआ, उसके भी पॉलिटी के क्वेश्चन करा दीजिए। यूपी पीसीएस 2024 के जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी आप करा दीजिए। और देखिए, तो कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ से आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, उन क्वेश्चनों को हम कराते रहे। हालांकि आर्टिकल तो आपके सारे अच्छे यहाँ से रिवीजन हो जा रहे हैं। फिर बाकी आगे जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा कि ये सेगमेंट से आपका कमज़ोर पक्ष है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से बच्चों को दिक्कत होती है, जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे। अभी तो हम पहले ये 2 दिन और लगेंगे, ये क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दें, ताकि आपका आर्टिकल से सारी दिक्कत लगभग समाप्त हो जाए। तो जो मेन है, तो हम लोग कल 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 12वें क्वेश्चन से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा गया सवाल है, ये बनाया गया सवाल नहीं। हम तो बनाते तो हम तो स्टेटमेंट कथन कारण में सवाल बनाएंगे। जब हम सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे सारे सवाल तो स्टेटमेंट में मिलेंगे। ये सवाल तो आयोग का सवाल है, रिपीटेशन में भी आ सकता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। देखिए, हाईकोर्ट जब हम आप पढ़ते हैं, जब हाईकोर्ट उच्च न्यायालय हम आप पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय जब हम आप पढ़ते हैं, तो उच्च न्यायालय को लेकर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आर्टिकल आप लोगों को 2 आर्टिकल पढ़ाया जाता है। एक अनुच्छेद 214 पढ़ाया जाता है, एक अनुच्छेद 214 पढ़ाया जाता है, और दूसरा अनुच्छेद 231 पढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 231 पढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होंगे? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होंगे? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा आर्टिकल 214 में लिखा गया है। लेकिन इसलिए हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि 214 को 231 से मिलाकर पढ़िए। 231 में लिखा गया है, लेकिन संसद के पास ये शक्ति है, लेकिन संसद के पास ये शक्ति होगी कि वह कानून बनाकर क्या कर सकती है? वह कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या कर सकती है? साझा हाई कोर्ट बना सकती है। साझा हाई कोर्ट बना सकती है। और यही सवाल आपसे पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ये बात आर्टिकल 231 में की गई है। और बच्चे कई बार, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 से प्रारंभ करके 232 तक पढ़ते हैं। हालांकि 232 अब निरसित कर दिया गया, 231 ही बोला जाएगा, और अंतिम आर्टिकल तक बच्चा जाता नहीं, जबकि इसको 214 के साथ ही पढ़ना चाहिए, 214 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, और 231 कहता है कि संसद के पास ये शक्ति होगी, वह कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। और अगर कभी सवाल पूछा जाए कि कब ऐसा किया गया, तो ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। अच्छा, अब हाई कोर्ट से की बात आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो टॉपिक मिले उससे संबंधित बनने वाले सारे आर्टिकल को मैं करा सकूं। अब हाई कोर्ट की बात आई है, तो आप भी चाहते होंगे सर मौलिक अधिकार तो तब भी याद रहता है, निदेशक तत्व तो तब भी याद रहता है, राष्ट्रपति भी याद रहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायत, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, यही आर्टिकल तो ज़्यादा भूलते हैं। तो ये आर्टिकल में हाई कोर्ट में क्या क्या आर्टिकल बन सकते हैं, मैं सबका रिवीजन करा देता हूं। आपके हाई कोर्ट में कौन कौन सा आर्टिकल बन सकता है, मैं सबका रिवीजन करा सकता हूं। मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं। पहले ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट की बात किया जाए तो अनुच्छेद 214 इंपॉर्टेंट होगा, 215 इंपॉर्टेंट होगा,
216 इंपॉर्टेंट होगा, 219 इंपॉर्टेंट होगा, 221 इंपॉर्टेंट होगा। कल मैंने आपको बताया था 222 इंपॉर्टेंट होगा, 223 इंपॉर्टेंट होगा, 224 इंपॉर्टेंट होगा, 224 का इंपॉर्टेंट होगा, 226 इंपॉर्टेंट होगा, 226 इंपॉर्टेंट होगा और 227 इंपॉर्टेंट होगा और 227 के बाद सीधा 231 इंपॉर्टेंट होगा। इतने आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए किसके संबंध में, हाई कोर्ट के संबंध में। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आर्टिकल आपको अगर हाई कोर्ट के संबंध में याद है तो क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। लेकिन सर ये 12 याद तो हो जाए, कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल बात है यार, क्यों नहीं याद हो, हम है ना, क्या टेंशन लेना है, सब याद हो जाएगा। 214 में क्या किया गया है, क्या क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 215 जो है हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। क्या इसमें अभिलेख न्यायालय की चर्चा की गई है, अभिलेख न्यायालय की चर्चा की गई है। और 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात है। 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन भारत का राष्ट्रपति एक मुख्य न्यायाधीश ऐसे उच्च और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर करेगा जो राष्ट्रपति उचित समझे। यहाँ पर एक सवाल और सिखा देता हूँ आपको। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है, लेकिन हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। और ये उच्च न्यायालय का गठन को बताते हुए कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन भारत का राष्ट्रपति एक मुख्य न्यायाधीश सहित ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर करेगा जो वह उचित समझे। जिससे ये बात स्पष्ट है कि जहाँ एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है, वहीं दूसरी तरफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। दूसरी बात, आपको पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेगा। मैं वही बात की चर्चा करूंगा जहां पर बच्चों को कन्फ्यूजन है, जहां पर गलतियां होती हैं, जहां पर आयोग आपको फंसाएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का विस्तार संसद करती है, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का विस्तार राष्ट्रपति करता है। ये 4 सवाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो किया गया 216 में किया गया है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका प्रावधान 214 में हुआ है। 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ है इसमें। और 221 में क्या है, 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन है, वेतन और पेंशन है। यहाँ पर कोई सवाल तो नहीं बन सकता है सर? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैंने आपको बताया भी है शायद एक आध बात, फिर बता देता हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन इनको पेंशन भारत की संचित निधि पर दिया जाएगा, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। यानी कि इनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन है वह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारित व्यय क्या है सर? कि भारत की संचित निधि से खर्च होने वाला ऐसा पैसा जिसके लिए सदन में केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है, उससे भारित व्यय कहा जाता है। तो एक सवाल ये भी ध्यान रखेगा। 222 में क्या है, कल मैंने बता दिया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। क्या है? स्थानांतरण है, ये ध्यान रखिएगा। 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। क्या है? कार्यकारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति है। और 224 में क्या है, 224 में क्या है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो मैंने कल बता दिया था। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसे हम अपर न्यायाधीश भी कहते हैं, जिसे हम कार्यवाहक न्यायाधीश भी कहते हैं। क्या? जिसे हम कार्यवाहक न्यायाधीश भी कहते हैं, उनकी नियुक्ति है। 224 का में क्या है सर? 224 का में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है, ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है। और 226 में क्या है, उच्च न्यायालय का रिट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के रिट की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रिट की बात की गई है। अच्छा, अब रिट की बात है, यहाँ एक बात और सिखा देता हूँ। रिटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ हाई कोर्ट से कम है। रिटों के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटों का प्रयोग केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में करता है, जबकि हाई कोर्ट इन 5 प्रकार की रिटों का प्रयोग मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रिटों के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। सर, अगर कभी भविष्य में सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकता है, तो क्या आर्टिकल पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आज वर्तमान स्थिति यह है कि रिटों के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां ज़्यादा हैं, सुप्रीम कोर्ट में कम है। लेकिन अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर वह सुप्रीम कोर्ट के भी रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट भी तब मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी उन 5 प्रकार की रिटों का प्रयोग कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी गई है, इसको भी नोट करिए। अनुच्छेद 139 में लिखी गई है। अनुच्छेद 139 में 139 में ये बात लिखी गई है कि संसद के पास ये शक्ति है, यदि वह चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। हालांकि संसद ने आज तक किया नहीं है। और अनुच्छेद 227 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा। अनुच्छेद 227 में क्या है? हाई कोर्ट के अधीक्षण करने की शक्ति, सुप्रिंटेंडेंट की पावर इनके पास है। हाई कोर्ट को क्या है? अधीनस्थ, ध्यान रखिएगा, इनको अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, शक्ति प्राप्त है। एक बात मैं और सिखाना चाहूँगा, आप केवल इसका संबंध आर्टिकल से मत जोड़िएगा कि यहाँ मैं केवल आर्टिकल ही बताऊँगा। आर्टिकल के अलावा ऐसे और बहुत बारीक और कॉन्सेप्चुअल बातें आपको बताता रहूँगा जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं। जैसे एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में दोहरी न्यायपालिका है कि एकल न्यायपालिका है? भारत में एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है कि एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है? एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। भारत में केवल न्यायपालिका है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सर, एक बात ये बताइए, अक्सर कहा जाता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, जिसकी वजह से भारत में विधायी शक्तियों का और कार्यकारी शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया है। एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बच्चे हमारे सामने लेकर के आए थे, वहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया था, बच्चे सब लोग गलत कर दिए कि भारत में न्यायिक, विधायी और कार्यकारी शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया है। सारे बच्चों ने कहा यस, क्योंकि सर आप ही पढ़ाते हैं। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, भारत एक संघात्मक देश है, और संघात्मक देश होने के नाते भारत में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत संघात्मक देश तो है, और संघात्मक देश होने के नाते भारत में प्रशासनिक और विधायी शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भारत में न्यायिक शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्य के मध्य नहीं किया गया है। न्यायिक शक्तियों का वितरण जो है वह केंद्र एवं राज्य के मध्य नहीं किया गया, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। न्यायिक शक्तियों का वितरण नहीं किया, क्योंकि भारत में क्या है? एकल न्यायपालिका, समस्त शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहते हुए भारत के समस्त न्यायालय काम करते हैं। अब देखिए, अगला सवाल समझा रहा हूं। जो भारत में हाई कोर्ट है राज्यों का, वह न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। पहली बात ये याद रखिएगा कि भारत में न्यायिक शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में एकल न्यायपालिका है, सिंगल जुडिशरी है। दूसरी बात याद रखिएगा कि राज्यों का हाई कोर्ट न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, लेकिन प्रशासनिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर राज्य के भीतर की बात किया जाए तो हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी अदालतें हैं, जितनी भी कोर्ट हैं, वह न्यायिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी हाई कोर्ट के अधीन माने जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट को अधीक्षण करने की शक्ति है। ये बात बहुत गहराई से दोबारा फिर सुन लीजिएगा वीडियो में, ताकि ये गलती मत करिएगा कि राज्यों का हाई कोर्ट न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से नहीं। जबकि राज्य के भीतर हाई कोर्ट के अधीन जितने भी न्यायालय हैं, वो सब के सब न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से हाई कोर्ट के अधीन माने जाते हैं। और अनुच्छेद 231 मैंने बता ही दिया है, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कुल मिलाकर सवाल तो केवल एक बहाना था,
और इसके माध्यम से मैंने लगभग 15-20 सवाल आपको सिखा दिए और ये पूरे हाई कोर्ट का आर्टिकल भी मैंने यहाँ पर आज कवर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 153 में राज्यपाल का कार्यालय है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है, 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है, 155 में राज्यपाल को हटाना है। अब मैं आपको राज्यपाल के सारे आर्टिकल बता देता हूं। मैं आपको राज्यपाल के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं। ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, राज्यपाल के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जा सकते हैं वो मैं सबसे आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो आपके अगर राज्यपाल की मैं बात करूं तो इनके लिए 153 भी इंपॉर्टेंट है, 154 भी इंपॉर्टेंट है, 155 भी इंपॉर्टेंट है, 156 भी इंपॉर्टेंट है, 157 भी इंपॉर्टेंट है, 158 भी इंपॉर्टेंट है, 159 भी इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 161 इंपॉर्टेंट है, 161 के साथ साथ 163 इंपॉर्टेंट है, 163 के साथ साथ 174 इंपॉर्टेंट है, 176 इंपॉर्टेंट है, 167 इंपॉर्टेंट है, 166 इंपॉर्टेंट है और 213 इंपॉर्टेंट है और 200 इंपॉर्टेंट है। ये इतने आर्टिकल हैं जो राज्यपाल के लिए आपको याद रखने चाहिए। तो लगभग मैंने कितने बता दिए, राज्यपाल कितने कितने आर्टिकल यहाँ पर हो गए, तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इतने आर्टिकल अगर आपको याद हैं और इसका मूल विषय वस्तु क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा ना, और राज्यपाल के कार्यालय की बात करता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा और ये राज्यपाल के कार्यालय की बात करता है। और 154 जो है राज्यपाल की क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसमें निहित होगी, वह राज्यपाल में। ये कार्यपालिका शक्ति की बात करती है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। 157 में राज्यपाल की को लेकर के ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की योग्यता को बताया गया है। 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें बताई गई हैं और 159 में राज्यपाल का शपथ है। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या मैंने सिखा दिया। 153 में राज्यपाल के कार्यालय यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि राज्यपाल के लिए भी एक संशोधन करके व्यवस्था कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था कर दिया गया कि कोई राज्यपाल एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों का साझा राज्यपाल हो सकता है। क्या हो सकता है, साझा राज्यपाल हो सकता है, साझा राज्यपाल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने राज्य का राज्यपाल होगा, 154 में कार्यपालिका शक्ति है, 155 में, सब एकदम याद कर लीजिए, बात के लिए कुछ मत छोड़िएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपकी मिस्टेक होगी। ध्यान रखिएगा, मैं सब कुछ आपको सिखा दे रहा हूँ यहीं पर, लेकिन 100% तैयार रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। और 155 में इनकी नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल है, 57 में योग्यता है, 58 में शर्तें हैं, 59 में शपथ है, 161 में इनका क्षमादान है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। और 163 में क्या कहा गया है, 163 में क्या कहा गया है, इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसी के माध्यम से राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति भी मिलती है। स्वविवेक की शक्ति भी ये देता है राज्यपाल को 163। 174 के तहत राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा का विघटन करता है, विधानसभा का विघटन करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है और सत्र आहूत करता है। क्या करता है, सत्र आहूत करता है। 176 में राज्यपाल का क्या है, अभिभाषण है। क्या है, अभिभाषण है। 167 के तहत राज्यपाल जो है वह राज्य से संबंधित, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं मुख्यमंत्री से मांग सकता है। प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं किससे मांग सकता है, मुख्यमंत्री से मांग सकता है। और 166
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को बताते हुए कहता है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पे किए हुए माने जाएंगे। क्या? राज्य के समस्त कार्य जो हैं, राज्य के समस्त कार्य जो हैं वह किसके नाम से किए हुए माने जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाएंगे। क्या? राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाएंगे। 213 में राज्यपाल का क्या है? अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, राज्यपाल का 213 में है। और अनुच्छेद 200 में राज्यपाल का क्या है? वीटो पावर है, यानी कि राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर यह क्या कर सकता है? वीटो लगा सकता है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल का क्या है? वीटो पावर है, ध्यान रखिएगा, वीटो पावर है, इसको ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। और अगर कोई आर्टिकल और इनसे जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 168 इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 168 के तहत क्या है? राज्यपाल क्या है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। क्या है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभिन्न अंग है। और 356 के तहत ये राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर रिपोर्ट भेजता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सवाल क्या पूछा गया है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? 155 में नियुक्ति ये कह रहा है राज्यपाल को हटाया जाना है, तो राइट आंसर डी होगा। 154 में कार्यकारी शक्ति, 56 में कार्यकाल यानी पदावधि, 53 में कार्यालय, तीनों सही हैं, ये सही नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ राज्यपाल के सारे आर्टिकल का ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हम लोग को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किया? तो विट्ठल भाई जे पटेल ने। तो इसका कोई दिक्कत की बात है, तो फैक्चुअल सवाल है इसे। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आर्टिकल में आएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, विधेयकों पर अनुमति से संबंधित आर्टिकल पूछ रहा है। अनुच्छेद 150 जो है आपका, ध्यान रखिएगा, ये संघ एवं राज्य के लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है। संघ एवं राज्य के लेखाओं से, संघ एवं राज्य के लेखाओं से, संघ एवं राज्य के लेखाओं से, लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है, लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 150 जो है सीएजी से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है कि सीएजी का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 100, जो सीएजी का प्रावधान है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका प्रावधान 148 से 151 तक मिलता है। 148 में सीएजी का प्रावधान किया गया कि सीएजी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, और 151 में कहा गया है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? अपनी रिपोर्ट केंद्र वाली जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, और राज्य वाली राज्यपाल को सौंपता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 250 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 250 क्या क्या कहता है? अच्छा, अभी तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर्टिकल का रिवीजन करा रहा हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर्टिकल का रिवीजन करा रहा हूँ। जब ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो अपने विवेक से पूरे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों तक जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मिक्स रूप में मैं करा दूंगा। मिक्स रूप में, इसके अलावा जो बता दे रहा हूँ उसको नहीं बताऊंगा दोबारा, जो इस सीरीज में बता दे रहा हूँ वो दोबारा नहीं बताऊंगा। इसके अलावा पूरे भारतीय संविधान के आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो मिलान करने के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, वो मैं अलग से भी करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 250 की अगर बात किया जाए तो 250 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय, ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय जो संसद है वो क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर वह क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, यानी लॉ बना सकती है। तो 200 में क्या कहा गया है? 200 में ध्यान रखिएगा राज्यपाल का वीटो पावर है। क्या है? राज्यपाल का वीटो पावर मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले। 200 में क्या है? राज्यपाल का वीटो पावर है, राज्यपाल का वीटो पावर है, राज्यपाल का वीटो पावर है, यानी कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक, कोई कानून राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, वह चाहे तो अपनी स्वीकृति न दे, अगर वो धन विधेयक नहीं तो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। अगर ऐसा कोई विधेयक है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, जो
मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव करता है या जिसमें केंद्र की स्वीकृति आवश्यक है, ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा तो राष्ट्रपति 3 माह से भीतर उसमें अपना निर्णय 3 माह के भीतर अपना निर्णय ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अभी ये भी कह रहा है कि अब राज्यपाल के पास जब राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक आएगा, या तो अपनी स्वीकृति दे या फिर अपनी स्वीकृति न दे या राष्ट्रपति को लिए आरक्षित करे, लेकिन उस पर जे भी वीटो न लगाए, उसको अपने पास असीमित समय तक रोक कर न रखे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खूब चर्चा में रहा है। तो अब राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता था, और पहले राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे असीमित समय तक अपने पास रोक सकता था और इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता था, नहीं भी दे सकता था, स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक यदि आपके पास आता है तो अधिकतम केवल 3 माह तक उस पर अपना निर्णय आपको लेना होगा, उससे अधिक समय तक आप नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 352 की बात किया जाए तो इसका मतलब विधेयकों पर अनुमति देने से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 200 है। 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह 3 आधार पर युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वो क्या कर सकता है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। हालांकि सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में नहीं था, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का आखिरी सवाल कराते हैं। आखिरी सवाल, ये सवाल इस टाइप का सवाल यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया था। इस टाइप का सवाल यूपी पीसीएस 2023 में पूछा भी गया था। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल उसी प्रकार और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार से किसको हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीएजी का कार्यकाल निश्चित है। क्या है? जो सीएजी है वो सीएजी का कार्यकाल जो है निश्चित है। अब ये भी झारखंड पीसीएस में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अभी आर्टिकल से जुड़ा हुआ मामला नहीं, सीएजी सी है। सीएजी का कार्यकाल जो है वह क्या है? सीएजी का कार्यकाल निश्चित है, और सीएजी का कार्यकाल निश्चित होने के कारण ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको सवाल में फंसाया जाता है कि राष्ट्रपति ही सीएजी की नियुक्ति करता है, अतः सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। क्या है? प्रसाद पर्यंत है, ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो आंसर है गलत है। सीएजी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन सीएजी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, क्योंकि सीएजी का कार्यकाल निश्चित है। सीएजी का कार्यकाल निश्चित है कि सीएजी अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो तब तक उसका कार्यकाल माना जाता है। जो पहले पूरा हो तब तक उसका कार्यकाल माना जाता है, और इसी निश्चित कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत नहीं है, बल्कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी आधार और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। उसी आधार और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे इनको भी हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीएजी की अगर बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, सीएजी के संबंध में एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। सीएजी के संबंध में एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सीएजी का पद सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है। क्या? सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें सभी पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी थी। सीएजी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। और दूसरी बात, मैं ओरली कुछ और बात समझा देता हूँ। सीएजी की योग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। सीएजी की योग्यता के संबंध में कहा गया है कि इसका योग्यता का निर्धारण संसद करेगी, और संसद ने सीएजी एक्ट 1971 बनाया, जिसके तहत
सीएजी की योग्यता का निर्धारण किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सीएजी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संघ या राज्य के अधीन लगभग 10 वर्षों तक लोक सेवक के भीतर में लोक सेवक के रूप में कार्य करने के लिए अनुभव रखता हो या लोक वित्त का जानकार हो। ऐसे किसी व्यक्ति को सीएजी बनाया जा सकता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य के महाधिवक्ता को राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। इसलिए संसद ने जब सीएजी एक्ट 1971 के तहत सीएजी की योग्यता का निर्धारण किया तो कहा कि सीएजी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोक वित्त का जानकार हो या भारत राज्य क्षेत्र के भीतर 10 वर्षों तक संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं में, लोक सेवाओं में कार्य करने का अनुभव रखता हो। ऐसे व्यक्ति को सीएजी बनाया जा सकता है। सीएजी का कार्यकाल निश्चित है। सीएजी का वेतन भी उतना होता है जितना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है, और इनका वेतन भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। क्या होता है? भारित व्यय होता है। और इनके कार्यकाल से पहले उसी आधार और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य कार्य यही होता है, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, भारत की आकस्मिक निधि, सभी महारत्न कंपनियां, ऐसी निधियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो, ऐसी अन्य निधियां जो संसद विधि बनाकर तय करे, उन सभी निधियों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट यह राष्ट्रपति को सौंप देता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये केंद्र की भी निधियों का लेखा परीक्षण करता है और राज्य की भी निधियों का लेखा परीक्षण करता है। और केंद्र की निधियों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है, और राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट ये किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और इन्हीं की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से सीएजी की रिपोर्टों के आधार पर ही बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो होते हैं वो सामने आते हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सीएजी के पदों को सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी है। तो सीएजी के बारे में भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे अब, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आधे घंटे के सेशन में 30 मिनट में मैंने लगभग आपको 30 नहीं लगभग 50 सवाल आपको मैंने सिखा दिए। और जो आर्टिकल मैंने आपको बताया उसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल मैंने चर्चा की है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व होने तक जितनी चर्चाएं हो सकेंगी वो तो हम करेंगे ही। बाद में एक सेशन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम एक लिस्ट बना देंगे, फटाफट बोलते और आपको एक बार रिविजन कराते चले जाएंगे। ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरा सेशन कैसे रहा। मैं उम्मीद करता हूँ इस 5 क्वेश्चन के सीरीज़ से निसंदेह रूप से आपके पॉलिटी का एक बेहतर रिवीजन हो रहा होगा, और सारे कन्फ्यूजिंग जो पॉइंट थे वो धीरे धीरे कन्फ्यूजन आपका पॉलिटी का दूर हो रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, लेकिन सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा। मैं चाहता हूं कि संडे के दिन 6 जुलाई को मैराथन क्लास में जितने लोग यहाँ ये पूरा क्लास देखते हैं ये सब लाइव मिले हमें दिन भर की कक्षा में। संडे के दिन कोई क्लास भी आपकी नहीं होगी, आप ऑफिस में भी नहीं होंगे, पूर्णतः वो होंगे, और क्रमबद्ध तरीके से पूरी पॉलिटी डिटेल में ऐसे कथा की तरह सुनना है और इसको समझना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग जरूर मिलिएगा और अपने सभी साथियों को आमंत्रित भी करिएगा कि 6 जुलाई को तैयार रहिए। संडे को सुबह 7 बजे इमरान सर के साथ पूरी पॉलिटी कंप्लीट रिवीजन करने का अवसर मिलेगा, और निसंदेह रूप से बहुत मजा आएगा वो क्लास करके आपको। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।